हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फैमिली प्लानिंग कहते हैं। फैमिली प्लानिंग जो मेथड होता है, इसमें हम देखते हैं ये सीधा तो क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। इसके अलावा वन लाइन कह सकते हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, या वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इसके अलावा हर एक व्यक्ति को फैमिली प्लानिंग के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि जो है हम बात करेंगे कौन सी फैमिली प्लानिंग का कौन सा मेथड हम लोगों के लिए बेहतर होता है और किसको हमें सजेस्ट करना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आप देख रहे हैं फैमिली प्लानिंग मेथड, मीन्स जिसको हिंदी में कहा जाता है परिवार नियोजन के तरीके या परिवार नियोजन के मेथड। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, लिखा हुआ है फैमिली प्लानिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है टेम्परेरी मेथड और दूसरा होता है परमानेंट मेथड। अब हम बात करते हैं कब हम लोगों को परमानेंट मेथड अपनाना चाहिए और कब हम लोगों को टेम्परेरी मेथड अपनाना चाहिए। देखिए, मान लीजिए अगर आप दंपति हैं और आपके पास 2 संतानें 3 संतानें हो जाती हैं, हमारे दो की पॉलिसी को आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप जो है परमानेंट जो है फैमिली प्लानिंग मेथड अपना सकते हैं। मतलब परमानेंट मेथड को आप अपना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अभी आप एक संतान हुई है और अभी आप गैप लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ समय के बाद में दूसरी संतान हो, तो आपको क्या करना चाहिए, टेम्परेरी मेथड को अपनाना चाहिए। क्योंकि परमानेंट मेथड अगर आप अपना लेंगे तो उसके बाद आप कभी जो है दंपति या माता पिता जो है कह सकते दूसरी संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं जो परमानेंट होता है मेथड, उसमें क्या होता है और टेम्परेरी मेथड में क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो टेम्परेरी मेथड दिया गया है, इसको अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 जो आपके टेम्परेरी मेथड में यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए जो यहाँ पर एरो लग गया है, ये होना चाहिए आपका यहाँ से परमानेंट मेथड में। ठीक है, अब सही है, ये आपका होना चाहिए परमानेंट मेथड में। तो यहाँ पर अगर हम टेम्परेरी मेथड की बात करेंगे तो टेम्परेरी मेथड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है नेचुरल एंड ट्रेडिशनल, मीन्स प्राकृतिक या परंपरागत, जो पहले काफी दिनों से काफी समय से चला आ रहा है। दूसरा मेथड है मैकेनिकल यानी यांत्रिक, तीसरा है केमिकल यानी कि रासायनिक मेथड। तो सबसे पहले हम जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, ट्रेडिशनल है, परंपरागत है, जो पहले से चला आ रहा है, उनमें से हम बात करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं एक्सटर्नल एजुकेशन। एक्सटर्नल एजुकेशन का मतलब होता है, जैसे आप कह सकते हैं मैथुन कर रहे हैं, कपुलेशन कर रहे हैं, तो मैथुन के दरमियान जब स्पर्म का एजुकुलेशन हो तो आपको क्या करना है, जो एजुकुलेटरी कह सकते हैं आर्गन है, जो एजुकुलेटरी आर्गन है उसको वजाइना से बाहर कर देना है और वजाइना से बाहर जो है स्पर्म को एजुकुलेट कर देना है, एजुकुलेशन करा लेना है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एजुकुलेशन। कहने का मतलब है कि संभोग करते समय यदि कह सकते हैं संभोग करते समय अगर शुक्राणु स्खलित होने वाला है तो उस समय वजाइना से, उस समय जो है योनि से जो है क्या करते हैं कि आप जो आपका यूरेथ्रा है या पेनिस है उसको निकाल करके हम जो है आउट ऑफ वजाइना इसको एजुकुलेट करवा लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम एक्सटर्नल एजुकुलेशन बोलते हैं। दूसरा है लैक्टेशनल जो है बोलते हैं। इसका मतलब होता है, आप सभी जानते हैं कि जैसे कोई भी महिला जो है हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है तो लगभग का 3 से 6 महीने तक उसमें जो है लैक्टेशन होता है। लैक्टेशन का मतलब होता है बच्चे को दूध पिलाती है और उस दरमियान जो है उसको रजोधर्म या ऋतुस्राव नहीं होता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं होता है। तो उसमें ये माना जाता है कि ये पुराने तरीके से या प्राकृतिक तरीके से कि उस दरमियान जो है संभोग करना या मैथुन करना सेफ जोन में माना जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर संयम। हम लोगों को जो अवधि होती है, जो कह सकते हैं जो संभावित अवधि होती है, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड के समय जो हम लोगों को संयम रखना चाहिए। तो ये हमारे ट्रेडिशनल और नेचुरल जो है मेथड हैं, जिससे आप लोग टेम्परेरी मेथड के अकॉर्डिंग या टेम्परेरी समय के लिए फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो टेम्परेरी मेथड हमारा है वो कौन सा मैकेनिकल तरीके से, मतलब हम कौन यांत्रिक विधियों के द्वारा हम जब चाहें तब उसको जो है फिर से संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसमें हमारा देख रहे हैं आप वजाइनल पाउच, या इसको फीमेल कंडोम भी कहते हैं। वजाइनल पाउच या फीमेल कंडोम जो होता है, इसको आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, आपको ऐसा दिख रहा है। इसमें जो है ऊपर छल्ला लगा हुआ और जहां पर मुख बंद है उसको वहां पर यूटेरस के कैप ग्रीवा पर लगा देते हैं, जिससे जो स्पर्म होते हैं वो यूटेरस में नहीं जा पाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं जो मेल कंडोम होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेल कंडोम जो है किस प्रकार से दिखता है। डायफ्राम जो होता है इसको सर्वाइकल कैप भी कहते हैं। सर्वाइकल कैप जो होता है, ये बच्चे जो दूध पीते हैं जो है
उसमें निपल जैसा होता है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये डायफ्राम या इसको सर्वाइकल कैप कहते हैं। उसके बाद में क्वाइटस इंटरप्टर जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं, इंटरप्चर्स जो होता है या इंटरप्ट्स जो होता है, इसका मतलब ये होता है ठीक उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर बताया गया था, एक्सटर्नल एजुकुलेट करवा देते हैं, मतलब संभोग करते समय स्खलन, वीर्य स्खलन होने से पहले उसको वजाइना से बाहर निकाल लेते हैं। ये भी आपका मैकेनिकल मेथड में आता है। आईयूडी, जो आईयूडी का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, मतलब यूटेरस में बहुत सारे डिवाइसेस लगा दिए जाते हैं। उनमें से जैसे हम कॉपर टी की बात करते हैं, कॉपर टी जब लगाई जाती है तो इसमें जो कॉपर होता है वो रिलीज हुआ करता है और स्पर्म जो होते हैं, ओवम जो होते हैं, इनके संलयन को निष्क्रिय करता रहता है, फ्यूजन को निष्क्रिय करता रहता है। अब हम बात करते हैं कॉपर टी जो लगा देने पर कितने साल तक काम करती है, तो 8 से 10 साल तक जो है कॉपर टी काम किया करती है। उसके बाद में हम बात करेंगे जो इम्प्लांट रॉड्स होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, इसको क्या करते हैं कि स्किन में जो है ट्रांसप्लांट करा दिया जाता है और इससे भी जो है स्पर्म जो होते हैं, जो ओवम होते हैं, इससे फ्यूजन को रोका जाता है, ओव्यूलेशन को रोका जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कौन से ऐसे रसायन हैं जिनके माध्यम से जो है हम लोग टेम्परेरी जो है मेथड अपना सकते हैं। तो जैसे आप जेली और क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कुछ हमारे जेली क्रीम को मिक्स करके जो है यूटेरस में डाल करके क्या करते हैं, वो यूटेरस की ग्रीवा को बंद कर देते हैं और जिससे स्पर्म जो होते हैं वो यूटेरस में नहीं जा पाते हैं। उसके बाद में हम फोम पाउडर की बात करते हैं। फोम पाउडर जो होता है, इसको किसी भी स्पंज में डाल के इसको हिला के फोम बना लिया जाता है और फोम बनाने के बाद में इसको जो है वजाइनल पाउच में डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो फोम में स्पर्म या शुक्राणु जो होते चल नहीं पाते हैं, इसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। उसके बाद में जो स्पर्मिसाइड होता है, स्पर्मिसाइड का मतलब जिसको हम लोग शुक्राणु नाशक कहते हैं, इसमें सबसे पहले और सबसे बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण या लाभदायक जो हुआ वो नॉन ऑक्सिनॉल 9 था। ये आपको दिख रहा है, ये हर्बल है, ये पूरी तरह से हर्बल है और एशिया में सबसे ज्यादा मात्रा में इसका प्रयोग किया जा रहा था और सबसे ज्यादा उपलब्ध भी है। तो नॉन ऑक्सिनॉल 9 का प्रयोग जो है स्पर्मिसाइड के रूप में किया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सपोजिटरी। यहाँ पर सपोजिटरी मेथड में क्या करते हैं, एक से अधिक तेल या एक से अधिक क्रीम जो है उसमें मिला करके उसका लेप बना करके उसमें घोल लिया जाता है और एक सस्पेंस क्रिएट किया जाता है। उस सस्पेंस को जब वहां पर कह सकते हैं वजाइनल पाउच में या ग्रीवा पर डाला जाता है तो वो भी शुक्राणु को क्या करता है, अंदर जाने नहीं देता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर कंट्रासेप्टिव पिल्स दी गई। कंट्रासेप्टिव पिल्स का मतलब होता है जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं। तो इसमें गर्भ निरोधक गोलियां जो है, जैसे कि आप माला डी का नाम जानते होंगे, माला डी जो है प्रतिदिन, माला डी जो होती है वो प्रतिदिन ली जाती है और इसको आप जो है 3 से कह सकते हैं 3 से 21 दिन तक लगातार ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा दिन, आप देखिए यहाँ पर 21 दिन, और आप सभी जानते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो इंटरवल लेता है, 28 डेज के इंटरवल पर जो है ओव्यूलेशन होता है। तो आप सोच रहे होंगे फिर इसमें 7 से 8 दिन क्यों नहीं लेना है, तो नहीं लेना क्योंकि अगर आप इसको लेते रहेंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगा और मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि एमसी नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में इसको जो है 3 से 21 दिन तक ही लेना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं जो सहेली आपको दिख रही है, सहेली जो है इसको 1 सप्ताह में 1 ही बार लेना चाहिए। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर अगला ड्रग देख रहे हैं जिसको हम प्रीवेन कहते हैं, प्रीवेन 72। प्रीवेन 72 या प्रीवेन के नाम से जो आने वाली जो औषधि होती है, इसका प्रयोग हम तब लोग करते हैं जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया और प्रेगनेंसी जो हो गई वो पॉजिटिव हो गई। लेकिन ये प्रेगनेंसी पॉजिटिव आपको अभी नहीं दिखेगी और ये जो दवा होती है ये कब ली जाती है, जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया तो इसको 72 घंटे के अंदर लेना होता है, जिससे जो है क्या होगा कि शुक्राणुओं के फ्यूजन को रोक देगी या मार देगी। तो इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिससे प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं होगी। उसके बाद में यहाँ पर देख रहे हैं डीवी प्रोवेरा। ये एक ऐसी जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डीवी प्रोवेरा है ये कैसे काम करती है। डीवी प्रोवेरा जो इंजेक्शन होता है इसको लेने पर 3 मंथ तक जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है नहीं आता है, या हम कह सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी जो होती है वो पॉजिटिव नहीं होती, मीन्स ओव्यूलेशन नहीं होता है। अगला यहाँ पर देख रहे हैं नॉरप्लांट दिया गया है। नॉरप्लांट जो है कैप्सूल फॉर्म में आता है और इसमें जो है प्रोजेस्ट्रिन होता है, ये रिलीज हुआ करता है। रिलीज होने पर क्या होता है, ये चूंकि जो है
स्किन के अंदर होता है, इस कैप्सूल को ट्रांसप्लांट भी कर दिया जाता है स्किन के अंदर, और प्रोजेस्टिन स्रावित हुआ करता है, जिससे कि जो है इसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो इससे क्या होगा, इसकी जो कैपेसिटी की बात करें तो ये 5 साल तक का होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख चुके हैं टेम्परेरी मेथड हमारे इस प्रकार के थे। अब हम बात करते हैं जो परमानेंट मेथड है। परमानेंट मेथड तब अपनाए जाते हैं जब हमें संतानों की जरूरत ही नहीं होती है। तो परमानेंट मेथड अपनाने से, अगर आप परमानेंट मेथड अपना लेते हैं तो दोबारा संतान जो है उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं, इसमें 2 मेथड हमारे होते हैं। जैसे इसमें हम ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी कहा जाता है। जो ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी जो हमारा होता है, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी जो होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबेक्टोमी जो होता है ये महिलाओं में होता है, वैसेक्टोमी जो होता है पुरुषों में होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नालबंदी कहते हैं, और पुरुषों में जो होती है उसको हम नसबंदी कहते हैं। तो इसमें नस को काट के बांध दिया जाता है, यानी कि इसको वास डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है तो नसबंदी हो जाती है, और इसमें फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है तो इसको हम नालबंदी कहते हैं। नसबंदी और नालबंदी को आपको देखना है, डायग्राम के साथ में समझना है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप उस पे जो है डिस्क्रिप्शन पे लिंक पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखिए। चैनल पर आने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए।